हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन इसमें होंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये 2025 के करंट अफेयर से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट करंट अफेयर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आने वाले एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जो भी आप दिसंबर में एग्ज़ाम है या फिर जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर है और 2025 का करंट अफेयर है और इसमें मैंने 40 क्वेश्चन शामिल किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है और आप लोग भी अपनी करंट अफेयर की तैयारी भी जांच लें, ठीक है, कि किस तरह से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या फिर स्किप कर रहे हैं और कितने इसमें अटैम्प्ट करे हैं, ज़रूर हमें बताइए। और अगर जहाँ पे गलत हो रहा है तो वहाँ पे रिवीजन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है, अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, अभी हाल ही में भारत के किस जैवमंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? बताइए। अभी हाल में भारत के किस जैवमंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? बताइए कौन सा। ऑप्शन ए में दिया गया शीत रेगिस्तान जैवमंडल रिजर्व हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है कच्छ का रण गुजरात, ऑप्शन सी में है शेषाचलम पहाड़ियाँ जैवमंडल आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है डिब्रू सखोबा जैवमंडल असम। बताइए कौन सा होगा आंसर, बताइए कौन सा होगा। आपका करंट अफेयर कितना तैयार है ये आप आज अपना खुद जांच सकते हैं। इसमें क्या होगा? शीत रेगिस्तान जैवमंडल रिजर्व हिमाचल प्रदेश, ठीक है, शीत रेगिस्तान जैवमंडल रिजर्व हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश के जो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो भी रीजन उसके आसपास का है, जिसमें चंद्रताल आते हैं, शारचू आते हैं और किन्नेर वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य आता है। ये जो ठंडे रेगिस्तानी इलाके हैं, इसमें जो जैवमंडल रिजर्व है जो, ठीक है, उनको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है और यह सम्मान पाने वाला भारत का 13वां यानी कि 13th एक मिनट, इसको हम पहले स्किप करेंगे, इरेज करेंगे पहले, ठीक है। 13th जैवमंडल है, ठीक है, 13th जैवमंडल है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो गया? ए। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में रामसर नम स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है गोकुल जलाशय बक्सर बिहार तथा उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण बिहार को रामसर नम स्थल घोषित किया गया। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि भारत में रामसर नम स्थलों की संख्या 93 हो गई है। उपयुक्त में से क्या सही होगा? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड एंड डी नाइदर फर्स्ट नाइदर नॉट। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए क्या होगा, आंसर बताएं फटाफट, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। गोकुल जलाशय बक्सर बिहार और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण बिहार को रामसर नम स्थल घोषित किया गया। एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है भारत में रामसर नम स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 93 हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है। आंसर क्या पूछा गया था? पूछा गया था क्या सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रदान किए गए माध्यमिक यानी कि कक्षा 10वीं तथा वरिष्ठ माध्यमिक यानी कि कक्षा 12वीं प्रमाण पत्रों को समकक्षता प्रदान करता है? बताइए कौन सा वो बोर्ड है। ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी है भारत सरकार का विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन डी है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। बताइए क्या हो जाएगा, आंसर बताएं क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। भारत सरकार की जो विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 6 सितंबर 2025 को राजपत्र में यानी कि गजट में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचित किया गया था, ठीक है, कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को भारत के विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रदत्त माध्यमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 12वीं तक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा कक्षा 12वीं, कक्षा 10वीं है माध्यमिक शिक्षा परिषद और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा है 12वीं तक प्रमाण पत्रों को समकक्षता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी है, ठीक है।
इससे क्या हुआ है कि जो 15 नवंबर 2021 को जो गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह कार्य भारत यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा किया जाता था, लेकिन अब ये NCERT राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण किया जाएगा ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप कर पाए या नहीं कर पाए हैं, बताएं। कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। PCS में और PCS में और UPSC में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप देना चाह रहे हैं तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, UP, PCS एंड UPSC में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना है? बताइए। ऑप्शन ए मिथुन मनहास, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी है मदन लाल, ऑप्शन डी है अनिल कुंबले। बताइए किसको चुना गया है अभी हाल में? ठीक है, मिथुन मनहास, बताइए किसको चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं, किसको चुना गया है? ये चुना गया है मिथुन मनहास को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के पूर्व कप्तान है मिथुन मनहास। इनको 28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का जो वार्षिक बैठक हुई थी, 94 वार्षिक आम सभा की बैठक हुई थी, उसमें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, बिना विरोध के। निर्विरोध होता है कि बिना विरोध के, उनके अपोजिट कोई नहीं था। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। कंट्रीज दी गई हैं, उन पर आइए विचार कर लेते हैं। जैसे कि पूछ रहा है उस तरह से हमको पढ़ते जाना है। बस इस पर ये ध्यान रखना है कि पेशेंस रखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड है नेपाल। फर्स्ट क्या है? बांग्लादेश, सेकंड है नेपाल, थर्ड है मोरक्को। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, स्किप कर दिया। बांग्लादेश नेपाल स्किप नहीं करना है, इसको एक बार पढ़िए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। बांग्लादेश, नेपाल, मोरक्को। नेक्स्ट चलते हैं इंडोनेशिया, मंगोलिया। उपयुक्त में से किन देशों में यथास्थिति के प्रति तीव्र असंतोष के चलते जैन जेड, ठीक है, जैन जेड के अंतर्गत हजारों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सत्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आंदोलन किया था? बताइए कौन सा था? जैन जेड आंदोलन तो आपने सुना होगा। सत्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आंदोलन किया था, बताइए वो कौन कौन से देश थे? कौन कौन से देश थे? ठीक है, इंडोनेशिया था, मंगोलिया था, एंड चलेंगे हम स्क्रॉल करेंगे, इसके नीचे चलते हैं। हाँ, बांग्लादेश भी था और नेपाल था एंड मोरक्को भी था। ठीक है, सभी इसमें थे। तो आंसर पे क्या होगा? आंसर निकल के क्या आएगा? आंसर निकल के आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सभी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें जरूर बनेंगे क्वेश्चन। चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है मैरी इब्रो को, सेकंड में दिया गया है फ्रेड रामस्डेल, थर्ड में है शिमोन साकागुची। अच्छा, ये नोबेल पुरस्कार हम पढ़ा चुके हैं, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है, डेप्थ में पढ़ाया है। ठीक है, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो ये कर ले जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो जाके एक बार उसे अच्छे से डेप्थ में जैसे पढ़ा है पढ़ ले, तो उससे आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ठीक है, बताइए मैरी इब्रो को, फ्रेड रामस्डेल, शिमोन साकागुची। सही कूट है, बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या राइट आंसर होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? मैरी इब्रो को भी दिया गया है, फ्रेड रामस्डेल को भी दिया गया है, शिमोन साकागुची को भी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड संयुक्त रूप से सभी को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किस लिए दिया गया ये भी बताइए। अगर आपने पढ़ी है, जो क्लास मेरी देखी है, तो आपको पता होगा कि किसके लिए दिया गया था। ये दिया गया था शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज यानी कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए 2025 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार सिएटल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम्स बायोलॉजी में वशिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक मैरी इब्रो को, सैन फ्रांसिस्को स्थित सोनामा बायोथेरेप्यूटिक्स में वैज्ञानिक सलाहकार फ्रेड रामस्डेल को और ओसाका विश्वविद्यालय के इम्यूनोलॉजी फ्रंटियर रिसर्च सेंटर में
कौन से प्रोफेसर हैं? शिमोन साकागुची, उनको दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित भौतिक शास्त्रियों के नामों पर विचार करना है। आइए कर लेते हैं विचार। फर्स्ट है जॉन क्लार्क, सेकंड है मिशेल एच डेबोरेट, थर्ड है जॉन एम मार्टिनस। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा 2025 का भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? किसे की गई है? जॉन क्लार्क को भी, मिशेल एच डेबोरेट को भी, जॉन एन मार्टिनेस, तीनों को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी, ऑल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, भौतिक में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले 3 अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के जॉन क्लार्क, येल विश्वविद्यालय सांता बारबरा के मिशेल एच डेबोरेट हैं, तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा के जॉन एम मार्टिनस को इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये हमने बताया था आपको, और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए प्रदान किया गया है ये। ठीक है, क्योंकि ये पीसीएस में पूछ भी लिया गया, आपसे ये नहीं पूछते कि किसे नोबेल प्राइज मिला है, किस लिए दिया गया है। डेप्थ में 2-3 आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, इस तरह से बना के क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित रसायन शास्त्रियों के नाम पर विचार करना है। ठीक है, आइए कर लेते हैं। फर्स्ट है सुसुम कितागावा, जापान, सेकंड है रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है ओमर एम यागी, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से किसे रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ये भी किससे है? ये रसायन शास्त्रियों के नाम पर जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा बताएं। ठीक है, ये सुसुम कितागावा, ये जापान से, इनको भी मिला है। रिचर्ड रॉबर्टसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको भी मिला है। ओमर एम यागी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, इनको भी मिला है। ठीक है, तो जब तीनों को मिला है तो आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तीनों रसायन शास्त्री हैं जो धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा 8 अक्टूबर 2025 को की गई है। ठीक है, और 10 अक्टूबर को किसकी की गई थी? वो अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिलता है उसके लिए। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। देखते हैं क्या है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 1 आवर से कम समय में करना है ये। आइए पेन ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाचारों की सुर्खियों में रहे। ठीक है, समाचारों की सुर्खियों में रहे लास्चेलो क्रास्जना होरकाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, नाम क्या है? लास्चेलो क्रास्जना होरकाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 2025 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार लास्चेलो क्रास्जना होरकाई को प्रदान किया गया है। सेकंड है हंगरी निवासी लास्चेलो क्रास्जना होरकाई उपन्यासकार, कवि, कहानीकार तथा सिनेमा पटकथा लेखक हैं। थर्ड है सांता टांगो द मलानकली ऑफ रेजिस्टेंट वॉर एंड वॉर तथा एनिमल इनसाइड क्रास्जना होरकाई के चर्चित जो उपन्यासकार हैं। ठीक है, इनके चर्चित उपन्यास हैं ये। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी में दिया सभी 3, ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यूपीएससी के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन इस तरह से ही यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा? सभी 3। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी 3 सही है। एक बार देख लीजिए, 2025 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार लास्चेलो क्रास्जना होरकाई को मिला है, क्रास्जना होरकाई को मिला है। और ये हंगरी निवासी है लास्चेलो क्रास्जना होरकाई, ये उपन्यासकार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं और सिनेमा के पटकथा लेखक भी हैं। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि सांता टांगो द मलानकली ऑफ रेजिस्टेंट वॉर एंड वॉर तथा एनिमल इनसाइड क्रास्जना होरकाई के चर्चित क्या है? उपन्यास। ठीक है, इनके चर्चित उपन्यास है, नोवेल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाचारों की सुर्खियों में रही मारिया कोरिना। ठीक है, समाचारों की सुर्खियों में रही मारिया कोरिना मचाडो के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। सिली मिस्टेक जो होती है, अधिकांश जो ह्यूमन एरर होती है यहीं पे होती है। ठीक है, ऑप्शन है मारिया कोरिना मचाडो को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे?
शांति पुरस्कार से 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी में है ये वेनेजुला की आयरन लेडी के रूप में मशहूर हैं। ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है मचाडो को वेनेजुला में तानाशाही से लोकतंत्र में एक न्याय संगत और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए किए गए संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी में दिया मचाडो एक सामाजिक सक्रियतावादी हैं। बताइए क्या इसमें राइट नहीं होगा, क्या राइट नहीं होगा ये बताना है आपको। ठीक है, क्या राइट होगा ये नहीं, क्या राइट नहीं होगा ये बताना है, बताइए। ठीक है। मारिया कोरेना मचाडो को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी में दिया गया है वे वेनेजुला की आयरन लेडी के रूप में मशहूर है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी में दिया गया मचाडो को वेनेजुला में तानाशाही से लोकतंत्र में एक न्याय संगत और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए किए गए संघर्ष के लिए सम्मानित भी किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन डी में दिया गया मचाडो एक सामाजिक सक्रियतावादी हैं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। बिकॉज क्यों गलत है कि मचाडो वेनेजुला की जो विपक्षी राजनीति, ये क्या थी, मचाडो वेनेजुला की विपक्षी राजनीतिक हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने सुमाते नामक संगठन की स्थापना की थी। कौन सी? सुमाते नामक इनका एक संगठन था, उनकी इसने स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? ये था लोकतंत्र की बहाली और बेहतरी के लिए कार्य करता था। ये जो इनका वो संगठन था सुमाते। मारिया कोरेना मचाडो वर्ष 2024 के चुनाव में, ठीक है, जो चुनाव हुआ था, मारिया कोरेना मचाडो वर्ष 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार थी। ठीक है, ये विपक्ष से राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी मचाडो। ठीक है, लेकिन वेनेजुला सरकार ने इनकी उम्मीदवारी खत्म कर दी थी, यानी कि रद्द कर दी थी। तो ये सक्रियतावादी कहाँ से हो जाएंगी? ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर निकल के क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। दो बार हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें सही पूछा गया। ऑप्शन ए है आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिंग्स रिक्सबैक द्वारा 1968 में स्वीडिश व्यवसायी और रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी में दिया गया है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उनके द्वारा यानी कि चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति सहित कुल 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। ऑप्शन सी में दिया गया है कतिपय विशेषज्ञों के अनुसार आर्थिक विज्ञान में स्वेरिंग्स रिक्सबैक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नहीं है, लेकिन इसे अन्य 5 नोबेल पुरस्कारों के साथ प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी और 120। बताइए इसमें से कथन कितने सही हैं, कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए आंसर। ठीक है, ये सभी कथन सही हैं, सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलने के लिए हम स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि जूम कर रखा है। जो बच्चे अगर मोबाइल में पढ़ते हैं उनको आसानी से दिख जाए इसलिए। ठीक है, नहीं तो लैपटॉप वालों को तो आसानी से दिखेगा, लेकिन जो मोबाइल में देखते हैं बच्चे उनको बहुत छोटा दिखता है, बहुत प्रॉब्लम होती है फिर देखने में, इसलिए मैंने इसको जूम किया हुआ है। ठीक है, नहीं आप लोग कहेंगे कि मैम इतना जूम करके क्यों पढ़ा रही हैं। ठीक है, इसलिए हम पहले से आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमास इजराइल युद्ध विराम। ठीक है, हमास इजराइल युद्ध विराम तथा शांति हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने सिग्नेचर किए थे ये पूछा है। फर्स्ट में दिया डोनाल्ड जे ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और सेकंड में दिया गया अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति ने, और थर्ड में दिया है तमीम बिन हमिद अल थानी कतर के अमीर, और फोर्थ में दिया गया रेशेप तैयब अर्दोनान तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति, और फिफ्थ में दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, क्या दिया? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, और फिफ्थ में दिया गया है याह्या सिनवार हमास राजनीतिक ब्यूरो के अध्यक्ष। बताइए इसमें किसने किसने सिग्नेचर किए हैं? ये क्वेश्चन पूछे पीसीएस सेम यूपीएससी के पीछे चल रहा है। ठीक है, जैसे यूपीएससी पूछेगा पीसीएस का भी वही पैटर्न चलेगा। ठीक है, पीसीएस का रिजल्ट आ गया है कल। आप लोगों को किसका हुआ जरूर बताइएगा हम लोगों को। ठीक है, हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से किसका हुआ है और कौन कौन से लोग मेंस की तैयारी के लिए बैठेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 12। आइए देख लेते हैं
किसने इसमें सिग्नेचर किए थे? डोनाल्ड जे ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने किए थे। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, इसने किए थे। और तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर हैं, इन्होंने किए थे। एंड रेसिप तैयब एर्दोआन तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति, इन्होंने किए थे। ठीक है, इन्होंने किए थे। और बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने किए थे। इतने लोगों ने किए थे, लेकिन याह्या सिनवार जो दिए गए हमास राजनीतिक ब्यूरो के अध्यक्ष हैं, इन्होंने नहीं किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ नहीं होगा, हाँ फर्स्ट फोर्थ तक होगा बच्चे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाला नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं किए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट बच्चे, हाँ यहाँ पे ये दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये दोनों ही नहीं होंगे। हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या इसका है? करेक्ट होने वाला है, राइट आंसर हो गया। ठीक है, इन लोगों ने किए थे, किन्होंने किए थे? याद रखना, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इन्होंने नहीं किए थे। याह्या सिनवार इन्होंने भी नहीं किए थे। ठीक है, बाकी रेसिप तैयब एर्दोगान ने जो तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति, इन्होंने किए थे। तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर, इन्होंने किए थे। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के गणराज्य के राष्ट्रपति, इन्होंने किए थे। डोनाल्ड जे ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने किए थे। ठीक है, आंसर अपना क्या निकल के आ गया? बी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं पहले हम। भारतीय नौसेना और फिलिंग द ब्लैंक्स है। भारतीय नौसेना और के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण 14 से 17 अक्टूबर 2025 के दौरान विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। ठीक है, विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। कहाँ पे? ऑप्शन है इंडोनेशियाई नौसेना, ऑप्शन बी दक्षिण कोरियाई नौसेना, ऑप्शन सी है रॉयल थाई नेवी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलियाई नेवी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? किस कहाँ क्या हुआ है? ये है इंडोनेशियाई नौसेना। ठीक है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच, किसके बीच? भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास है समुद्र शक्ति, ठीक है, इसका जो 5वां संस्करण है 14 से 17 अक्टूबर के बीच विशाखापत्तनम में ये संपन्न हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। सारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। समाचारों की सुर्खियों में रहे वाइल्ड तमिलनाडु। ठीक है, समाचारों की सुर्खियों में रहे वाइल्ड तमिलनाडु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट, यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ऑप्शन सेकंड है, यानी सेकंड स्टेटमेंट दिया गया, इसका निर्माण सुंदरम फास्टनर्स की कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत किया गया है। थर्ड है, इसके निर्माण में नेचर इन्फोसिस, ठीक है, इसके निर्माण में नेचर इन्फॉक्स की सहभागिता है। फोर्थ में दिया गया, इसका निर्माण तमिलनाडु राज्य सरकार के वन विभाग की सहायता से हुआ है। बताइए उपयुक्त कथनों में से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट होने वाला है? क्या राइट होने वाला है? बताइए, आंसर बताएं। ठीक है, ये जो वाइल्ड तमिलनाडु है ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसका निर्माण सुंदरम फास्टनर्स की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहल के लिए तहत किया गया है, ये भी सही है। इसके निर्माण में नेचर इन्फॉक्स की सहभागिता है, ये भी सही है। इसका निर्माण तमिलनाडु राज्य की सरकार के वन विभाग की सहायता से हुआ है। तमिलनाडु राज्य सरकार के वन विभाग की सहायता से हुआ है, बिल्कुल सही है। और सभी सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर? सभी चार। ठीक है, सभी चार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे है। समाचारों की सुर्खियों में रहे INS, ठीक है, क्या है INS? ये पढ़ना अच्छे से। INS मगदला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। INS मगदला, ठीक है, क्या है? INS मगदला के बारे में विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 18 अक्टूबर 2025 को कमीशन किया गया INS मगदला उथले जल में चलने वाला क्राफ्ट है। ठीक है, पढ़ लिया अच्छे से। अब चलते हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे इसलिए बोल रहे हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लें। आप पढ़ लिया ना? ठीक है, अब चलते हैं ऊपर। ठीक है, जूम करने के चक्कर में इसको हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह अप्रैल 2019 में हस्ताक्षरित 8 जहाजों के अनुबंध के तहत निर्मित श्रृंखला का छठा पोत है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है, यह पोत भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के कॉर्वेट का स्थान लेगा। और फोर्थ में है, यह पोत समुन्नत अंडर वाटर सेंसर हल्के
टॉर्पीडो, ASW रॉकेट और समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की क्षमता से लैस है। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट दिए गए। अब बताना है आपको कितने जो इसमें स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर बताना है आपको क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, सभी सही हैं, सभी सही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है DCI ड्रेस गोदावरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। DCI ड्रेस गोदावरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। देखो यहाँ पे सिली मिस्टेक अभी हम करने वाले थे। ठीक है, DCI ड्रेस गोदावरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड द्वारा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए किया गया है। ऑप्शन बी है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत ड्रेजर है। ऑप्शन सी है, इसका निर्माण रॉयल IHE नीदरलैंड के सहयोग से किया गया। ऑप्शन डी, इसे 18 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया। बताइए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये बताना आपको। ठीक है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसे 18 सितंबर 2025 को लॉन्च नहीं किया गया, ये वाला गलत है और यही हमारा राइट आंसर भी होगा, यही हमारा राइट आंसर भी होने वाला है। ठीक है, ठीक है, DCI ड्रेस गोदावरी को 18 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसे 18 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये तो सही है, DCI ड्रेस गोदावरी को 18 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ 18 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया है, यहाँ पे कुछ और होगा, इसलिए फिर तब ये गलत होगा, क्योंकि लॉन्च तो इसे 18 सितंबर को ही किया गया है। ठीक है, ये प्रिंट में आ गया है, यहाँ पे दिसंबर होना चाहिए था, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर है 17, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मेथनॉल रेडी CSOB के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है, इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यह अपतटीय पवन, ये देखें सेकंड स्टेटमेंट क्या कहा गया, यह अपतटीय पवन टर्बाइनों की स्थापना, उन्हें चालू करना तथा उन्हें रखरखाव में सहायता करेगा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया, यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मेथनॉल रेडी इंजन बड़े आकार के लिथियम आयन बैटरी पैक डायनेमिक पोजीशन DP2 और मोशन कंपनसेट गैंगवे सिस्टम से लैस है। ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कहा गया, यह अपतटीय तकनीशियनों के लिए एक तैरते होटल के रूप में भी कार्य करेगा। अब ये सारे कूट दिए गए हैं, उसके बाद में आपसे पूछ लिया गया कि कितने जो ये स्टेटमेंट हैं वो सही होंगे। ऑप्शन ए में दिया है केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी में दिया है केवल सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी में दिया गया केवल थर्ड फोर्थ एंड ऑप्शन डी में दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल। बताइए क्या आंसर होना है, क्या आंसर होगा इसका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। क्या हो जाएगा, ऑल, ये ऑल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देना था, बस इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये विचार कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दी गुड्स राइस अलायंस TGRA। ठीक है, दी गुड राइस अलायंस TGRA बेयर। ठीक है, सेकंड में दिया है प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल कोको कोला इंडिया फाउंडेशन। थर्ड में दिया है सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव, और इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं। ये देख लिए हैं, दी गुड राइस अलायंस TGRA बेयर प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल कोका कोला इंडिया फाउंडेशन सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव। अब इसको हम स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 मिनट बच्चे। इनिशिएटिव, हाँ यहाँ पे आ गए हम, ये है राइट। इनिशिएटिव थ्रू ज्वाइंट एक्शन सृजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। बताइए उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी के सभी 3, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है, सभी तीन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दी गुड्स राइस अलायंस TGRA कृषि क्षेत्र की कंपनी बेयर यानी कि जैन जीरो तथा शेल एनर्जी इंडिया की संयुक्त पहल है जो धान की खेती में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अल्टरनेटिव वोटिंग तथा ड्राइंग तकनीकों पर कार्य करने संबंधी पहल है ये, ठीक है। और प्रोजेक्ट उन्नति क्या है? प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल के तहत आनंदना, ठीक है, आनंदना कोका कोला फाउंडेशन उत्तराखंड में सेब की खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, ठीक है। और सृजन क्या है? एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो महिलाओं के कृषक उत्पादन कंपनियों के माध्यम से खेती को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। ये इस कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी कंपनियां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा हमारा माइक ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा लॉन्च की गई है? फर्स्ट है सिप्री 2025, सेकंड है MST 2025, ठीक है, सिप्री 2025 एंड MST 2025। सही कोड बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं, ठीक है, दोनों ही सही है। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 9 सितंबर 2025 को स्कीम जो दी गई थी, स्कीम, इसका हम फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, स्कीम फॉर प्रोमोटिंग रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, ये इसका पूरा है फुल फॉर्म, सिप्री, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, स्कीम फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, सिप्री 2025 लॉन्च की गई थी, जो 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसी के साथ MST की योजना है, वो भी शुरू की गई है। इसी के विवादों के निपटारे हेतु योजना 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक ये चलेगी MST, ठीक है। सिप्री का फुल फॉर्म बता दिया, क्या था बताइए दोबारा से? स्कीम फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 20। क्वेश्चन नंबर है 20, 131वें संविधान संशोधन, ठीक है, 131st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? असत्य नहीं पूछा है, ठीक है, कौन से कथन सत्य है? मैंने सोचा कोई असत्य तो पूछ ले, लेकिन इसमें सत्य ही पूछा है, ठीक है। 131वें यानी कि 131st संविधान संशोधन हुआ है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सत्य होंगे। फर्स्ट है, इसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 एंड 239 AA को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री लगातार गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में रहता है तो 31वें दिन उसे पदच्युत मान लिया जाएगा। इसी में बताया गया है ये संशोधन में। थर्ड स्टेटमेंट में, न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने पर ऐसा पद धारक पुनः निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पद धारित कर सकता है, यानी कि पद फिर से ले सकता है। प्रयोग में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताएं आंसर। हाँ, इस देखेंगे जो 131वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं? इसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 एंड 239 AA को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है, ये भी सही है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री लगातार गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में रहता है तो वो 31वें दिन उसे पदच्युत मान लिया जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर वो 30 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में रहता है यानी कि जेल में रहता है तो 31वें दिन वो क्या मान लिया जाएगा? पद से हट जाएगा वो अपने आप, ठीक है, ये ऐसा इसमें है। थर्ड है, न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने पर ऐसा पदधारक पुनः निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पद धारित कर सकता है, ठीक है, ये भी सही है। ये तीनों ही सही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जरूरी नहीं है कि वो आपराधिक जो मामले चल रहे हैं उस पर अपराध अगर सिद्ध नहीं हुआ है, जब तक किसी पर अपराध सिद्ध नहीं होता उसे अपराधी नहीं कह सकते, ठीक है। अपराधी कब बोलेंगे? जब उस पर अपराध वो सिद्ध हो गया है। तो आंसर क्या हो गया है इसका?
ये हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने पर ऐसा पदधारक पूरा दोबारा से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पद को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सभी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक विस्तार से पढ़ना होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, यूपीएससी यूपीपीसीएस में दोनों में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, और मेंस में आंसर राइटिंग के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 131वां संविधान संशोधन। ठीक है, इस पर आंसर राइटिंग जरूर करना है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, बाइलैंग्वेज हम क्लास जरूर लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे बाइलैंग्वेज लाएं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें जो हमारा ट्रांसलेटर है वो काम नहीं कर रहा है, अभी ट्रांसलेटर काम नहीं कर रहा है, उसको हमें दोबारा से उसमें ऐप करवाना पड़ेगा, तो थोड़ा खर्चा लगेगा, उसके बाद फिर हम बाइलैंग्वेज क्लास लाएंगे। ठीक है, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आइए कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, विदेशों में रह रहे भारतीयों को मताधिकार कब मिला है, 2010 में। अब ये बस अभी पढ़ना है, फिर बताना है कि क्या सही है। सेकंड स्टेटमेंट, नोटा प्रावधान लागू होना 2014 में। थर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक ईपीआईसी जारी करना 2021। और फोर्थ में है, दिव्यांगजनों एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए घर से मत देने की व्यवस्था 2025। उपरोक्त में कितने कथन सही होंगे ये आपको बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बताना है आपको इसमें से कितने राइट आंसर होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है कितने राइट आंसर होने वाले। आइए देख लेते हैं। जो विदेशों में रह रहे भारतीयों को जो मताधिकार की जो राइट्स मिला है, वोटिंग राइट्स मिला है, 2010 से मिला है, ये बिल्कुल सही है। नोटा है, इसका ये प्रावधान लागू हुआ है 2014 से। ठीक है, और थर्ड में है इलेक्ट्रॉनिक ईपीआईसी, ये जारी किया गया है 2021 से। और फोर्थ में दिया गया जो दिव्यांगजन हैं और 85 साल से जो भी व्यक्ति ऊपर हैं उन्हें घर से मत देने की व्यवस्था भी की गई है, 2025 से की गई। ठीक है, जो वो दिव्यांगजन हैं, चलने में असमर्थ हैं, और 85 जो है सिटीजन, सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए भी जो चलने में असमर्थ हैं, ठीक है, मतदान यानी बूथ तक नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें घर से भी मत देने की व्यवस्था की गई है 2025 से। ये सभी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगी, आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। ठीक है, सभी, ऑल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर है 22। इसको पहले हम स्क्रॉल कर लेते हैं, 1 सेकेंड का समय लगेगा, बस 1 सेकेंड से भी कम का समय लगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभासार एआई। सभासार एआई टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सभासार एआई टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी में दिया है जनजाति मंत्रालयों का, जनजाति मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी में दिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा। ये जो सभासार एआई टूल है ये लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। ग्राम सभा की बैठकों में क्या कि ये लॉन्च किया गया, इसका पीछे इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी ऐप जब लाते हैं, कोई भी चीज जब लाते हैं, उसके पीछे का भी कुछ उद्देश्य रहता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जो ग्राम सभा की बैठकें होती हैं उनकी कार्यवाही को, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को जनरेट करने की जो स्वचालित प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं क्या, सभासार एआई। ठीक है, ग्राम सभा बैठकों की कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को जनरेट करने की स्वचालित प्रक्रिया के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यानी कि सभासार कृत्रिम मेधा टूल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये कितने भाषाओं में है, अगर हम आपसे पूछ लें ये कितने भाषाओं में होगा। ठीक है, तो ये होगा 13 भारतीय भाषाओं में होगा। ठीक है, 13 यानी कि 13 भाषा में होगा। ठीक है, ठीक है, ये होगा जो 13 भारतीय भाषाओं में यानी बहुभाषी सामग्री का ट्रांसलेशन करने में ये सक्षम होगा। ठीक है, यानी कि 13 जो भाषाएं होगा तो बहुभाषी होगी, यानी कि अधिक से अधिक भाषाओं को ये ट्रांसलेट कर सकेगा। ठीक है, अधिक से अधिक भाषाओं की ये ट्रांसलेट कर सकेगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित पहलों पर विचार करना है। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है पंचायत निर्णय, सेकंड है ग्राम मानचित्र,
थर्ड है ई ग्राम स्वराज, और फिफ्थ में दिया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, फोर्थ में, और फिफ्थ में दिया है स्वामित्व योजना। बताइए उपयुक्त में से किस पहल का संबंध ग्राम पंचायतों से है? आपको बताना है। ये दी है पंचायत निर्णय, ग्राम मानचित्र, ई ग्राम स्वराज, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वामित्व योजना, इनमें किसका संबंध ग्राम पंचायतों से है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको आंसर बताना है। क्या राइट आंसर होगा इसका? ठीक है, पंचायत निर्णय, इसका भी संबंध है ग्राम पंचायतों से, ग्राम मानचित्र का, ई ग्राम स्वराज का, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का भी, और स्वामित्व योजना का भी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर है 24। कतिपय अवस्था में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है भारतीय संविधान के विरुद्ध कोई वक्तव्य देना, सेकंड है युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता करना, थर्ड है 2 या 2 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा हो जाए, और फोर्थ में दिया गया है 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा के लिए प्रावधान वाले अपराधों को, यानी कि प्रावधान वाले अपराधों में न्यायालय द्वारा आरोप पत्र दे दिया जाता है तब, या फिर फिफ्थ में दिया भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी मामलों या जनहित के विरुद्ध प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7D के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वैसे बताइए आंसर क्या सही हो जाएगा? ठीक है, कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा अलग ही बना दिया क्वेश्चन। ठीक, इसमें प्रावधान जोड़ा गया है, प्रावधान इसमें जोड़ा गया है 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 या 2 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा होना, तब ऐसा हो सकता है, यानी कि तब क्या कर देंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड रद्द कर देंगे। और फोर्थ में है 7 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा के लिए प्रावधान वाले अपराधों में न्यायालय द्वारा आरोप पत्र दे दिया जाता है तब। ठीक है, ये दोस्त अगर फंक्शन होंगे तब क्या हो जाएगा, OCI कार्ड आपका रद्द हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये इसमें क्या है 1955 की धारा 7D के अंतर्गत ये प्रावधान जोड़े गए हैं। आंसर हो जाएगा अपना बी, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 25 पे। समाचारों की सुर्खियों में रही राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है इस समिति का गठन औपचारिक रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8A क्लॉज 2 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी दिया संशोधन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया समन्वय हेतु इस समिति को शीर्ष निर्णय निकाय बनाते हुए सांवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी में दिया गृह मंत्री इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एंड ऑप्शन डी में दिया गया है, यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन डी में दिया गया है समिति का अध्यक्ष केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, अन्य जो संगठनों से विशेषज्ञों को इस समिति में शामिल कर सकता है। यानी समिति का अध्यक्ष केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, अन्य संगठनों से जो अन्य संगठन है उनसे विशेषज्ञों को इस समिति में शामिल कर सकता है। इनमें से आपको बताना है, स्क्रॉल करना पड़ता है, बड़ा वो लगता है। ठीक है, एक साथ क्यों नहीं देते आंसर? कौन से कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 को बताइए कौन से कथन सही हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्री इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कौन से समाचार में सुर्खियों में रही कौन सी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन है गृह मंत्री इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा है कैबिनेट सचिव जो होते हैं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कैबिनेट सचिव, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26। 26 है समुद्री विधिक फ्रेमवर्क के आधुनिकीकरण
ठीक है, समुद्री विधिक फ्रेमवर्क के आधुनिकीकरण एवं उपनिवेशकालीन पुराने कानूनों को बदलते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक अभी हाल में ही संसद द्वारा पारित किया गया है? फर्स्ट है तटीय जहाजरानी विधेयक 2025, सेकंड है मर्चेंट जहाजरानी विधेयक 2025, थर्ड है समुद्री रास्तों से वस्तुओं को लाना ले जाना विधेयक 2025। बताइए कौन सा हो जाएगा? सही कोड बताना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये सभी हैं, ठीक है, सभी ये पारित किए गए हैं, ये सभी हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन क्या है? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27। हाल ही में चर्चा में आई खान एवं खनिज, ठीक है, हाल ही चर्चा में आई खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में कौन से प्रावधान शामिल है? फर्स्ट, सरकार खनिज एक्सचेंजों की स्थापना कर सकती है। सेकेंड है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट NMET का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट NMEDT कर दिया गया है। थर्ड है खनिज अन्वेषण एवं खान विकास के वित्तीय हेतु रॉयल्टी को 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। सही कोड का आपको चयन करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? 27 का आंसर बताएं, ठीक है। सरकार खनिज एक्सचेंजों की स्थापना कर सकती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण का नाम बदल कर दिया गया, ये भी सही। खनिज अन्वेषण खान विकास मंत्रालय वित्तीय हेतु रॉयल्टी को 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 का होगा डी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20। केंद्र शासित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है केवल जम्मू एवं कश्मीर NCT दिल्ली तथा पुदुचेरी ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनकी अपनी विधायिका है। ऑप्शन बी में केवल जम्मू एवं कश्मीर NCT दिल्ली पुदुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनकी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में एक भी सदस्य नामित नहीं होता। ऑप्शन डी में दिया है केंद्र सरकार पुदुचेरी विधानसभा में 3 सदस्य तक नामित कर सकती है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? क्या इसमें बताया कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना आपको। कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन बी, केवल दे दिया है इसमें, सिर्फ केवल देने से नहीं। आइए देख लेते क्यों सही नहीं होगा। क्योंकि राज्यसभा में केवल उन्हीं राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है जिनका अपना विधानमंडल है, ठीक है। बात क्या है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का अपना विधानमंडल नहीं है, इसलिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर 2025 को 5 वर्ष की अवधि के बाद हुआ था, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का? बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 29। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम संशोधन किया गया है? फर्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, सेकंड है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, थर्ड है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, ठीक है, 1955। अब देख लेंगे, देख लिया, अब हम चलेंगे ठीक है, इसके ऑप्शन पर चलेंगे। और फोर्थ में दिया था बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण एवं ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग अधिनियम 1970 या 1980। और फिफ्थ में दिया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। अब सही कोड आपको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर होगा? बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फिफ्थ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी दिखा देते हैं आप लोगों को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, ठीक है, ये है। और उसके बाद बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण एवं ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग अधिनियम 1970, 1980, ये भी सही है, पर ये वाला नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 30। वैकल्पिक निवेशक फंडों AIF में विनियमित निकायों द्वारा निवेश की जो सीमा है निर्धारण संबंधी नए मानक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। उनका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम करना है?
यानी कि वैकल्पिक निवेश फंडों या AIF में से बेनियमित निकायों द्वारा निवेश की सीमा निर्धारण संबंधी नए मानक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए। इनके उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम करना है आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट है एवरग्रीन। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है एवरग्रीनिंग को रोकना। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है जोखिम के संकेंद्रण को कम करना। थर्ड में दिया है वित्तीय जोखिम प्रबंधन को सुधारना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बताइए आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी, थर्ड है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 31, 31 पर। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक हालिया रिपोर्ट वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है विश्व का कुल वन क्षेत्र 4.14 अरब हेक्टेयर है जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 32% है। सेकंड में दिया विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का 54% मात्र 5 देशों रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन में है। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्रों के मामले में विश्व में भारत का स्थान 9वां है। और फोर्थ में दिया गया है 2015 और 2025 के बीच वन क्षेत्र में सर्वाधिक सालाना वृद्धि भारत में हुई है। ये बता दिया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी देख लेते हैं। जो विश्व का कुल वन क्षेत्र है 4.14 अरब हेक्टेयर है जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 32% है, ये भी सही है। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का 54% भारत जो मात्र 5 देशों में है जो रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी और चीन में है, ये भी सही है। और थर्ड में दिया वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र के मामले में विश्व में भारत का स्थान 9वां है। वन क्षेत्र के मामले में विश्व का स्थान भारत में 9वां है, वन क्षेत्र के मामले में, ठीक है, ये भी सही है। और फोर्थ में दिया है 2015-2025 के वन क्षेत्र में सर्वाधिक सालाना वृद्धि भारत में हुई, ये गलत है। ठीक है, भारत में हुई है, ये गलत है। क्यों गलत है, देखेंगे वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA 2025 के अनुसार देखेंगे तो एशिया एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां 1990 से 2025 के बीच वन क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की है। ठीक है, इस वृद्धि में चीन और भारत का योगदान सर्वाधिक रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें हुई है, भारत में नहीं, कहा, एशिया में, एशिया के अंतर्गत ही आता है। अरे ठीक है, और ये गलत है कि देखेंगे कि वैश्विक, एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्या था 31, अच्छा ठीक है। 2015 और 2025 की वन क्षेत्र सर्वाधिक सालाना वृद्धि भारत में हुई है, नहीं ये नहीं होगा। तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन देखेंगे 2025 के अनुसार 2015 और 2025 के बीच वन क्षेत्र में सर्वाधिक सालाना वृद्धि चीन में दर्ज की गई है। ठीक है, कहाँ पे गई है, चीन में दर्ज की गई। थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे इसको देख के। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो नहीं है, भारत में तो नहीं हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है, चीन में दर्ज की गई है। ठीक है, चीन के बाद इसके बाद रूस आता है। ठीक है, चीन के बाद है रूस, ठीक है, तथा फिर उसके बाद भारत आता है। ठीक है, तब भारत आता है। हाँ ये अब सही हो गया। ठीक है, ये अब सही हो गया। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, जब फोर्थ गलत हो गया तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 32। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट है लैटिन अमेरिका विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां 1990 से 2025 के बीच वन क्षेत्र में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें ब्राजील तथा अर्जेंटीना का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, ये सेम मिलते जुलते हैं तो इससे कंफ्यूज हो गए थे, हम इसका देख रहे थे, क्वेश्चन यही पढ़ रहे थे हम दोबारा से। ठीक है, तो बताइए आंसर इसमें। अब इसको हम इसको स्क्रॉल करना होगा, आइए देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ लिया। अब चलो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। हम इसलिए थोड़ा रोक के रखते हैं जिससे आप लोगों को समय मिल जाए। आपको बताना उस उपयुक्त में से कथन कौन से सही है। 32, ठीक है, 32। तो इसमें क्या हो जाएगा 32 में,
ठीक है, 32 में क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही कथन गलत हैं। क्यों गलत है, अभी कथन पे चल देते हैं, फिर से एक बार दोबारा हम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, आई विल मैनेज। ठीक है, ये लैटिन अमेरिकी विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां 1990 से 2020 क्षेत्र में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, गलत है, गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, लैटिन अमेरिका नहीं बल्कि क्या है, एशिया है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA 2025 के अनुसार एशिया एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां 1990 से लेकर 2025 के बीच वन क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, इसमें ब्राजील तथा अर्जेंटीना का योगदान सर्वाधिक है। इस वृद्धि में चीन और भारत का योगदान है। किसका, चीन और भारत का। जो एक्सप्लेनेशन हम बता रहे थे आपको, चीन एंड भारत का योगदान है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। तो दोनों ही गलत हैं। जब दोनों गलत हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बता दिया आपको पहले से, क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल की गई है, बताइए। फर्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016, सेकंड है कपिला, थर्ड है निपम और फोर्थ है एम। सही कुछ से आपको आंसर बताना है, ए और बी और सी और डी में से क्या आंसर होगा। ठीक है, कौन सी है ये, सभी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 है, कपिला है, निपम है, एम है। ठीक है, ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा 33 का। कपिला इसे कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन ये कहा जाता है। कपिला को क्या बोला जाता है, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। और निपम को बोलते हैं नेशनल IPC अवेयरनेस मिशन। AIM को बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, AIM आंसर हो गया डी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर है 34। पार्थेनियम एक आक्रामक खरपतवार है जो मानव और पशु स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। यह निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए खतरा बनती है। ठीक है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए खतरा बनती जा रही है। फर्स्ट है पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम, सेकंड है अचानकर वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़, थर्ड है राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड और फोर्थ है नैरोबी राष्ट्रीय पार्क केन्या। सही कूट का चयन करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बताइए क्या आंसर होगा 34 का, बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो पोबितरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम इसके लिए भी खतरा है, जो अचानकर वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में ये भी है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में इसके लिए, नैरोबी राष्ट्रीय पार्क है केन्या इसके लिए भी। आंसर हो जाएगा डी सभी। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, पार्थेनियम एक आक्रामक खरपतवार है जो मानव पशु स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डाल रहा है। और ये जो पोबितरा है, अचानकर है, राजाजी है, नैरोबी, इन सभी पार्क जो राष्ट्रीय पार्क हैं इनके लिए खतरा है। ठीक है, ये खरपतवार। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 35। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जारी वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत में बढ़ते भूजल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। फर्स्ट है सीसा यानी लेड, कैडमियम, क्रोमियम तथा पारा जैसी जहरीली रसायनों और भारी धातुओं का जल स्रोतों में अनियमित निर्वहन। सेकेंड है रासायनिक उर्वरकों का अतिशय उपयोग, थर्ड है सेप्टिक टैंकों में सीवेज प्रणाली से रिसाव और फोर्थ है फ्लोराइड, आर्सेनिक तथा यूरेनियम आदि का जमीन में पाया जाना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से सही कोड का आपका चयन करना है। क्या हो जाएगा सही कोड, बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सभी सही है। ठीक है, इसमें भी क्या है, सभी सही है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, सभी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अंतरिक्ष क्वेश्चन नंबर 36 है। अंतरिक्ष परियोजना से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आइए कर लेते हैं विचार बहुत करवाता है आयोग, हम लोगों को विचारशील बना ही दे रहा है वो आयोग। फर्स्ट है स्टार लिंकिंग स्पेस एक्स लियो, सेकंड है वन वेब यूटिलाइज्ड फ्रांस, थर्ड है क्वानफैन चीन और फोर्थ है प्रोजेक्ट क्वीपर अमेजॉन। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, बताइए कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, जो स्टारलिंक है स्पेस एक्स लियो ये भी सही है, वन वेब यूटिलाइज्ड फ्रांस का है ये भी सही है, क्वानफैन ये चीन का है
और प्रोजेक्ट कुइपर है अमेजॉन से संबंधित है। ठीक है, सभी 4 सही हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन सी जूनोटिक बीमारी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है तपेदिक, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी रेबीज। ऑप्शन डी रेबीज, बताइए कौन सी जूनोटिक बीमारी नहीं है? ठीक है, क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं है? हैजा नहीं है। ठीक है, हैजा है, ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार हम देखेंगे विश्व की लगभग 9% जनसंख्या है जूनोटिक बीमारी यानी कि जो जीवाणु, विषाणु, पैरासाइट्स, फंजाई इनसे फैलती है। ठीक है, ये जूनोटिक बीमारी होती है। इन बीमारियों मुख्य रूप से क्या होता है? एंथ्रैक्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, H1N1 निपा, कोविड-19, जो ब्रूसलोसिस होता है, तपेदिक और एम्बोला और सॉर्स, ये बीमारियां होती हैं इनमें। इन्हें बोलते हैं जूनोटिक बीमारियां, जो किससे होती है? जीवाणु, विषाणु, पैरासाइट्स या फंजाई से। ठीक है, उन्हें बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट चलेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित सुर्खियों में रही उनकी लोकेशन के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित है? बृहदीश्वर मंदिर कर्नाटक, सारनाथ उत्तर प्रदेश, पैथानी साड़ी महाराष्ट्र। सही कोड का चयन करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, जो बृहदीश्वर मंदिर है कर्नाटक में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पैथानी साड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है, सभी सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक कैसे हो गया? गलत क्यों दे रहे हैं? बृहदीश्वर मतलब कर्नाटक बच्चे यहाँ गलत दिया है, यही हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है। ये बहुत गलतियां हैं मैगजीन में यार, सुधारना पड़ेगा इनको। तमिलनाडु है। ठीक है, जैसे कि अभी हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे थिरुबथिराई उत्सव के दौरान। कौन सा उत्सव था? थिरुबथिराई उत्सव के दौरान गंगाई कोंडा चोलपुरम तथा बृहदीश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है, इसमें इसने पूजा अर्चना की थी। और वाराणसी के निकट सारनाथ मंदिर है उत्तर प्रदेश को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और ठीक है, नामित किया गया अभी। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हुए जो 2025-26 के चक्रगृह नॉमिनेशन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में महावस्त्र के रूप में प्रसिद्ध पैथानी साड़ी के सांस्कृतिक महत्व तथा पारंपरिक दस्तकारी की सराहना की है। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। कर्नाटक में कहाँ से हो गया? ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश, पैथानी साड़ी महाराष्ट्र। ठीक है, कहीं भी गलत ये लिख देते हैं तो उसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 39। और इसको करेक्ट करके ही लाया करेंगे, बहुत इसमें गलतियां निकली हैं आज। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड सोफी 2025 के अनुसार विश्व में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या घटकर 673 मिलियन रह गई है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, सेकेंड है कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष, थर्ड है यूनिसेफ, फोर्थ है संयुक्त राज्य विश्व खाद्य कार्यक्रम और फिफ्थ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, सही कोड बताने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष भी द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, संयुक्त राज्य विकास खाद्य कार्यक्रम द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, सभी ने की है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट चलेंगे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समाचारों में सुर्खियों में रहने के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है आपको। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड समाचारों में सुर्खियों में रहने का कारण है, इनका बताना है। मन्नार की खाड़ी, डार्डेनल्स डमरूमंद यानी स्टेट, लिपुलेख दर्रा यानी लिपुलेख पास और लेह क्यों समाचार में रहे, आइए बताते हैं क्यों समाचार में रहे हैं, ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी कोरल ब्लीचिंग के लिए संबंधित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी है कोरल ब्लीचिंग से संबंधित है। और डार्डेनल्स जल डमरूमंद यानी स्टेट है, ये जंगल की आग, ठीक है, जंगल की आग से संबंधित है 4। और लिपुलेख दर्रा सभी जानते हैं भारत चीन व्यापार मार्ग है। ठीक है, यानी कि
फर्स्ट है। लेह संबंधित क्या है, जनजी आंदोलन, ठीक है, ये है थर्ड। ठीक है, जो लेह है, लेह लद्दाख को पूर्ण स्वराज का दर्जा देने के लिए लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का स्वराज के नाम आ जाता है। लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सोनम वांगचुक द्वारा यहाँ पे जनजी आंदोलन चलाया गया था। तो 2413 आंसर हो जाएगा 2413। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 2413 जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन इतना अलग दे दिया है, बताओ 2413। ठीक है, इतने के लिए अलग से दे दिया गया, बस इतना देखे ना, आपको हम दिखाएं, देख लीजिए आप लोग। 2413 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के कंप्लीट हो गए बच्चे। ठीक है, आज एक्चुअली जब भी हमारे घर में कोई इमरजेंसी होती कॉल पे कॉल आते हैं, पर ठीक है, आप कॉल रिसीव ना करें तो भी दिक्कत, और जब ऐसे बोलते हैं ना कि जब भी कोई काम करते हैं और बीच में अगर कॉल आए तो रिदम बिगड़ जाता है। ठीक है, इसलिए आपकी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोशिश हम करते हैं कि कॉल हम किसी का अटेंड नहीं करते, बस इमरजेंसी कॉल होती है, वो अगर कोई 3-4 बार कॉल कर चुका है तभी हम उसे रिसीव करते, समझ जाते हैं कि अभी इमरजेंसी कॉल है, करना ही पड़ेगा रिसीव। बाकी आप बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट से संबंधित अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी हम फिर से सोच रहे हैं, अगर एग्जाम हो जाए SI UPSI का, फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर दें। आप लोग बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूर बताएं ये क्लास कैसी लगे आप लोगों को, और मिलते हैं नई वीडियो में।